नमस्कार। मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा के, आज हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग पर जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 8 साल लगभग आपके कार्यकाल के हो गए। आपको क्या लगता है, हरियाणा में आपको मुख्यमंत्री के तौर में सबसे ज़्यादा दिक्कत का समय कौन सा था और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला समय कौन सा था? नाविका जी, ये तो ठीक है कि काम करते हुए उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन किसी भी उतार चढ़ाव के समय मैंने अपने मन की स्थिति को कभी इस लेवल पर नहीं आने दिया कि मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं गीता ग्रंथ में विश्वास रखता हूँ और गीता ग्रंथ में हमेशा ये लिखा है कि आपको सम्यक होकर के काम करने के लिए अगर अवसर मिलता तो काम करते रहो। कठिनाइयाँ आएंगी, उसको भी झेलेंगे और आसानी से निकल पाएंगे तो थोड़ा स्पीड बन जाएगी। लगातार 8 साल काम किया है, सेवा भाव से किया है और कभी कोई ऐसा बड़ा अवसर नहीं आया है कि जिसमें से रास्ता न निकला हो। कुछ कठिनाइयाँ आई थी, रामपाल प्रकरण है, जैसे राम रहीम प्रकरण है, जाट आरक्षण है, फिर किसान आंदोलन है या फिर कोविड है। ऐसे कुछ अवसर ज़रूर आए हैं जिस समय थोड़ा सावधानी से ही चलने का जब ध्यान किया है तो सब में से रास्ते निकले हैं। खट्टर जी, बजट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का और वित्त मंत्री ने तमाम अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है और राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये अमृत काल का नहीं, मित्र काल का बजट है। इसमें ना महंगाई पर चर्चा है, ना बेरोजगारी पर चर्चा है। अब आपका भी बजट आने वाला है, हरियाणा सरकार का। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें आम आदमी की, इनका क्या रिड्रेसल हो रहा है? नाविका जी, अगर मैं देखूं तो ये एक बजट बहुत ही विशेष प्रकार का इस पर बजट आया है। अमृतकाल का जो पहला बजट जिसको हम कह सकते हैं, 25 साल की दिशा तय करने वाला ये बजट है। और विशेष तौर पर जो लोग पात्र लोग हैं, डिजर्विंग हैं, जो जिसको कहना चाहिए वंचित हैं, तो वंचितों की विशेष चिंता की गई है कि जो इसको हम सामान्य भाषा में गरीब कहते हैं, उसका जीवन कैसे सुखी हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उसको भी आगे और स्वरूप अच्छा दिया गया है। मसलन गरीबों के परिवारों को उनके सिर पर छत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को एक बजट 66% बजट बढ़ाया गया है। जो पहले 40-41 हज़ार करोड़ रुपया था उसको 79,000 करोड़। 66% बजट एक मायने रखता है किसी चीज़ में बढ़ाने में। आयुष्मान भारत इसको हम देखते हैं, अब वो लगातार यानी केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई है। 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस वो लगातार चालू किया हुआ है और हमने स्टेट में भी उसको अपनी ओर से एड ऑन करके चिरायु हरियाणा योजना के नाम से बनाया। उसकी संख्या जो हमारे पात्र परिवार 15 लाख थे, हमने अपनी बीपीएल की लेवल ऊंचा करके और उसको 29 लाख तक ले गए। 14 लाख परिवार उसमें और ऐड किए हैं। घर घर की चिंता, हर रसोई में पानी कैसे पहुँचे, जल से नल से जल हर रसोई में पहुँचे। अभी कोई छोटा काम नहीं था। हर घर में दूर दराज पानी पहुंचना चाहिए, हर घर में लाइट पहुंचनी चाहिए, हर घर के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। तो कितने काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ गरीब की तो सपने थे ये। तो गरीबों के सपनों को पूरा करना, मध्यम वर्ग उसके लिए कितनी राहत मिली है, मध्यम वर्ग की उम्मीदें ये पूरी करना, और किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। जो मध्यम वर्ग से ऊपर का वर्ग भी है उसकी भी जो अपेक्षाएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए देखिए इनकम टैक्स का टैक्स स्लैब किस प्रकार से बढ़ाया है, यानी उसको धीरे धीरे कई स्लैब से बना करके 5 लाख से 7 लाख की तो लिमिट ही कर दी है। और जो इससे ज़्यादा वाले लोग उनके स्लैब बना करके बहुत मामूली टैक्स के साथ उनके अब रिटर्न भरने का अपना काम शुरू हो गया है। कितने ही विषय ऐसे अगर मैं उसको देखता हूँ तो सैकड़ों विषय ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। आम आदमी का ये बजट है जो मैं कहता हूँ कि जो साधारण व्यक्ति ये सोचता है कि इस बजट में मुझे मेरे ऊपर कोई भार नहीं पड़ा है और मुझे राहत दी गई है, सहूलत दी गई है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, खिलाड़ी हो, हमारा हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ। रोज़गार के नाते से कितने बड़े अवसर ये खोले गए हैं। तो रोज़गार के नाते से भी ये जो हमारे मित्र उल्टे सीधे जो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, मैं अनाप शनाप कह रहा हूँ, एक अनूप शनाप खास करके एक इन्होंने रिपोर्ट पकड़ी हुई है
CMIE। अब वो CMIE एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कभी भी वो सत्य नहीं हो सकते। वो किसी भी प्रकार का डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड उनका काम है। आप कोई भी डाटा उनसे सर्वे करा लीजिए, पैसे दीजिए, जो पैसा देगा उसके हितों को वो ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि CMI की डेटा पर बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की दर शायद हरियाणा में देश में सबसे ऊंची बताई गई है, 27-28% के करीब। आप कह रहे हैं कि ये कमर्शियल डेटा, इससे पहले भी तो इस डेटा पर लोग विश्वास करते थे और बातचीत इस डेटा के मद्देनजर होती थी। सरकारी डेटा कोई है नहीं, जो आता है वो बहुत लैग से आता है। प्राइवेट डेटा को आप मानते नहीं हैं, तो बेरोजगारी की दर तय कैसे होगी देश में? पहली बात तो ये है कि देश के बाकी प्रदेशों के मैं नहीं जानता हूं। मुझे तो अपने प्रदेश में एक एक बेरोजगार का डाटा मेरे पास है। जब से हमने परिवार पहचान पत्र 3 साल हो गए हमको डाटा इकट्ठा करते हुए, आज प्रदेश की हमारी जो परिवारों की संख्या है 72,45,000 परिवार हैं। 2,84,00,000 हमारे मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स उसमें क्या करते हैं, विद्यार्थी कितने हैं, किसान कितने हैं, हाउसवाइफ्स कितनी हैं, बेरोजगार कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, इंडस्ट्री कितने लगाते हैं, नौकरी में कितने हैं, एक एक डाटा हमारे पास है। और आज की डेट में हमारे यहाँ 8 लाख समथिंग, ये हमारा जो डाटा सेल्फ डिक्लेयर्ड लोगों का है, जिन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, उसका 8 लाख समथिंग डाटा हमारे पास आज भी उपलब्ध है। एक क्लिक से निकाल सकता हूं मैं। जो लगभग जो यानी 18 साल से लेकर 60 साल तक की आयु के जो लोग हैं, उनका वो 6% बनता है। तो मुझे किसी के डाटा के ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास अपना डाटा, सर्वे डाटा, सेल्फ डिक्लेयर डाटा लोगों का उपलब्ध है और ये लगातार ऑटो अपडेट होता है। जब नए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं, वो अपना डाटा उसमें डालते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, या मुझे कोई टेम्परेरी नौकरी मिली है, या कहीं मैं अपना काम शुरू कर दिया है। तो एक एक व्यक्ति का डाटा आज हमारे पास है, हम उसके हिसाब से योजना बना रहे हैं। हमें किसी भी डाटा किसी और डिपार्टमेंट का, ना कोई CMI का, हालांकि लेबर डिपार्टमेंट भी अपना एक डाटा इकट्ठा करता है, उसके डाटा बिल्कुल ही अलग हैं। और CMI की जहाँ तक बात है, 2017 में किसी एक महीने में इन्होंने कहा कि हरियाणा में 2% बेरोजगारी है। यानी मैं उसको मानूं, अब मुझे अच्छा लगेगा तो शायद उसको मानता ही उस समय। उनका सिर्फ 2% बेरोजगारी, आप डाटा उठा कर देख लीजिए इनका। अभी पिछले साल में किसी एक महीने में उन्होंने कहा कि हरियाणा में 34% बेरोजगारी है, अगले ही महीने इनका 24% आ गया। अब हमने 10% लोगों को एक महीने में रोजगार दे दिया, ऐसा तो करामात हमने भी कोई नहीं की। आप कह रहे हैं CMI पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? एकदम। जो इनके कर्ता धर्ता है, मिस्टर शाह हैं, क्या नाम है उसका, सरनेम मिस्टर शाह, वो व्यक्ति हमारे सुरजेवाला का दोस्त है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का वो मेंबर रहा है। मैं इतने आरोप लगा रहा हूं उनके ऊपर। वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर रहा है, ये तो डाटा है, रिकॉर्ड है, निकाल कर देख लीजिए। इसलिए अब वो ये कहते हैं कि आपके गुजरात का जो है उसका डाटा वो लोग मानते हैं, उत्तर प्रदेश का नहीं मानते हैं। जिसको सूट करेगा वो मान जाएगा। हमको सूट नहीं किया तो हमने चैलेंज कर दिया, चैलेंज किया तो हम अपना डाटा देते हैं, अपना डाटा निकाल के ले आए। और हमें कोई डाटा से नहीं खेलना, हमें तो अपने प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकारी नौकरियां एक सीमा में जितनी दी जाती हैं वो हमने सबसे ज़्यादा दी हैं। यानी मेरे पास 1999 से लेकर के और 2004-05 तक लगभग एक 15-16 हज़ार नौकरियां उन्होंने सरकारी नौकरियां दी। 2005 से लेकर हुड्डा जी ने 2014 तक कुल मिलाकर के कोई 70,000 के आसपास नौकरियां दी 10 साल में। हमने अपने 8 साल में हमारी नौकरियां 1,05,000 हो चुकी हैं और अभी पाइपलाइन में हैं लगभग 41,000 नौकरियां पाइपलाइन में हैं, जो अगले आने वाले 1 साल के अंदर हम दे देंगे। हमारे डाटा 1.5 लाख से भी पार जाएगा। इसके बाद जो लोगों को सहायता दी गई है, चाहे वो मुद्रा में दी गई है, चाहे उनकी स्किलिंग कराई गई है, चाहे उनको तरह तरह के, अब हमने मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना, एक योजना बनाई, उसमें जो गरीब परिवार है उसमें किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए। इसके लिए 1 लाख लोगों का चयन हुआ है, 32,000 लोगों को पैसा उनको मिल चुका है। तो जितने लोन्स गए हैं, ग्रांट्स गई हैं, जो प्राइवेट नौकरी में भी जो लोग गए हैं, फिर सरकारी में भी आए हैं, बदल बदल कर नौकरियां बदलते भी हैं, ऐसा डाटा 8 साल का 35 लाख है। 35 लाख लोगों को कुछ न कुछ सहायता, किसी न किसी प्रकार की नौकरी एक बार दी, हो सकता है उसमें से कुछ लोग छोड़ के दूसरी नौकरी में गए हों, नंबर तो 2 बार भी आएगा। लेकिन अगर 35 लाख लोगों को इस प्रकार का एक सर्कुलेशन में आए हैं तो 30 लाख 28 लाख लोगों को रोजगार मिला ही होगा ना। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी
का पॉलिटिकल एजेंडा है सीएमआई के डेटा में। तो दूसरी तरफ मैं पूछूंगी, जब कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है सेंटर में, और उधर हरियाणा में जब आपकी सरकार आई थी तो कहा गया था कि भाई रॉबर्ट वाड्रा ने इतनी जमीनें ले ली, इतना वहां पर रूल्स बेंड किए गए, आज तक एक भी केस प्रूव नहीं हुआ, सब कुछ वहीं का वहीं है। तो ये जो एलिगेशंस हैं ये सिर्फ चुनाव के लिए होते हैं या इनमें से जनता को कुछ मिलता है? नाविका जी, विपक्ष का काम होता है एलिगेशन लगाना। अब ये बात भी मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगा कि जब हम भी विपक्ष होते हैं तो सत्ता पक्ष पर एलिगेशन लगाते ही हैं। तो यानी रॉबर्ट वाड्रा पे जो थे वो सिर्फ एलिगेशंस थे? नहीं, एलिगेशन नहीं, उसमें एक सच्चाई जो है, लेकिन वो चूंकि कोर्ट में भी केस चल रहा है इसलिए सब जुडिस केस के ऊपर किसी प्रकार का कमेंट करना ठीक नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने एक जमीन प्राप्त की, बिना पैसे के प्राप्त की, बाद में वो 50 करोड़ से भी ऊपर वो किसी कंपनी को बेच दी गई। कहा यह जाता है कि उन्होंने खरीदा तब भी पैसा नहीं दिया, और जो बाद में बेच करके उसका पैसा पूरा प्राप्त करके वो भी अपना उपयोग कर लिया। लेकिन चूंकि वो एक एलिगेशन लगाया था, हमने लगाया था, बाद में कोर्ट में गया, कि सीबीआई में भी गया, अभी वो केस कोर्ट में चल रहा है, मुझे नहीं लगता वो किस तरफ हो जाएगा। तो ऐसे केसेस कई बार लंबे जब चलते हैं तो एजेंसी जो जिस प्रकार का उसमें से निर्णय करेंगी वैसे हम उसमें से आगे बढ़ेंगे। आखिर कोर्ट्स फैसले करते भी हैं। अभी ये जो आपका अखबार नेशनल हेराल्ड वाला, क्या एजीएल, एसोसिएटेड जर्नलिस्ट, अब उसका केस सीबीआई ने तो उनके खिलाफ लगभग फाइनल होने वाला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीबीआई के विषय को लेकर के हाईकोर्ट चले गए, और हाईकोर्ट में आज तक उन्होंने निर्णय नहीं दिया कि भी इस केस को सीबीआई को देखने का अधिकार है कि नहीं है। अब एजेंसीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क कर देंगे, जब फंसने लगेंगे तो कभी तो ये सीबीआई के खिलाफ चले जाते हैं, कभी सीबीआई की डिमांड कर लेते हैं, तो इनको जैसा सूट करता वैसा ही करते हैं। हम कम से कम ऐसा कभी नहीं करते। हमारे यहाँ तो अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है, चाहे हमारा अपना आदमी भी है, मैं बाहर के नहीं जानता, मैं हरियाणा के जानता हूँ, हरियाणा में तो हमने अपने आदमियों को भी कभी बख्शा नहीं है। किसी की शिकायत मिल गई उसी समय बाहर किया है, तू हट जाओ भाई। हम तो चाहे इनके समय के केसेस थे, चाहे हमारे अपने समय के केसेस हैं, शिकायत मिल जाए कुरेद कर निकालते हैं। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये हमारा पहले भी सिद्धांत था, आज भी सिद्धांत है, आगे भी रहेगा। और हमने तो विजिलेंस अपना डिपार्टमेंट, उसको विजिलेंस का नाम बदल करके जो विजिलेंस ब्यूरो है उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया, ताकि विजिलेंस और करप्शन, एंटी करप्शन के बीच में लोगों को समझ में आ जाए। विजिलेंस समथिंग डिफरेंट उसका जॉब है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो से वो करप्शन के सारे केसेस पकड़ते हैं। पहले एक ही हमारा विंग होता था स्टेट लेवल पर, हमने इसके 6 विंग और डिविजनल लेवल पर भी कर दिए कि डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो, इसके 6 से और कर दिए, ताकि नीचे के जो छोटे छोटे जो लेवल पर बहुत होते हैं भ्रष्टाचार, मैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार जहाँ होता है पता लगता है उसको पकड़ना, और पकड़ के उसमें से कोई उसका निदान हो, दोषी को सजा मिले, ये हमारा हमेशा मोटिव रहा है। लेकिन आम आदमी को तो यही लगता है ना कि पकड़ा जाता है तो कोई छोटा नीचे के लेवल का, बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो निकल जाती हैं। चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का केस हो, चाहे वो तमाम ईडी सीबीआई के जितने केस हो नेशनल लेवल पर। 8 साल की आपकी सरकार, 9 साल की, लगभग 9 साल की सरकार सेंटर में मोदी सरकार रह चुकी है। कितने अब तक लोग जिन पर करप्शन के चार्ज थे वो जेल गए? और दूसरी बात ये कि पिसने वाला होता है आम आदमी, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, उसके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है। अभी हाल ही के दिनों में हमने स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव देखे हैं उस पर भी विपक्ष ने एलिगेशन लगाया है कि ये अडानी स्टॉक्स को लेकर जो भी हो रहा है, क्योंकि ये सरकार के पक्ष के लोग हैं, इसीलिए इन पर कोई इंक्वायरी नहीं। देखिए, ये जितने बड़े बिग हाउसेस हैं, बिग हाउसेस के अपने काम करने के तरीके हैं। गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो ही जाएगी, गलत नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो छूटेगा। लेकिन ये काम इतने आसान नहीं है कोई एक आदमी आरोप लगाया, दूसरा सरकार का कोई आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई कर जाए। इसके लिए एजेंसीज हैं। एजेंसीज जब तक उसका कोई निर्णय नहीं करेंगी, कोर्ट्स उसका निर्णय नहीं करेंगे, तब तक ये विषय पॉलिटिकल तौर पर इसका सॉल्यूशन कभी ना हुआ है ना संभव है। पॉलिटिकल तौर पर हम अवेयरनेस तो पैदा कर सकते हैं, किसी की अगर कोई गलती हमको पता लगती है उसकी शिकायत तो हम कर सकते हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद अल्टीमेटली सभी एजेंसीज और सभी कोर्ट्स
ये उनका काम ही ये है। उस अंदर जाएंगे और उसमें जो भी कल्प्रिट होगा उसका दोषी पकड़ा जाएगा, वो अपने आप सलाखों के पीछे हो जाएगा। खट्टर साहब, आपके पास 15 पोर्टफोलियो है फाइनेंस लेकर और आपका बजट हरियाणा का आने वाला है। मैं पूछना चाहती हूँ, विपक्ष का एक और बड़ा आरोप है कि स्टेट का जो डेट है, यानी कि ऋण जो है स्टेट के ऊपर, वो 3 गुना बढ़ गया है जब से आपकी सरकार आई है। तो ये 3 गुना जो आपका ऋण बढ़ गया है, दूसरी तरफ आप कांग्रेस के राज्यों में कहते हैं कि भाई आप ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन आपका भी तो अपना फाइनेंस जो है वो प्रेशर डाल रहा है स्टेट पर। तो आप किस तरह का जवाब देंगे विपक्ष को? देखिए, पहली बात तो कि ये एकदम सरासर गलत है कि हमारा जो ऋण है वो इतना ज़्यादा बढ़ा है। ऋण की एक रेशो होती है और वो होती है जीडीपी के, जो स्टेट का जीडीपी है उसके अनुपात में उसका ऋण होता है। एफआरबीएम की जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स तय की हुई हैं और वो लिमिट्स के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत से प्रदेशों ने उस लिमिट को खास करके कोविड के समय तोड़ा है। हमने हरियाणा ने नहीं तोड़ा है। हरियाणा में एफआरबीएम की जो लिमिट है 3% होती है और कोविड में उसको बढ़ा करके 4% किया गया था। हम 3% से आज भी ऊपर नहीं है, 2.98 है और बाकी प्रदेशों में ये 5%, 6% तक भी उन्होंने स्पेशल परमिशन लेकर के अपने यहाँ काम चलाने के लिए किया है। जहाँ तक स्टेट का जीडीपी है वो हमारा आज लगभग 9 लाख करोड़ है और 9 लाख करोड़ का 25% उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा आज भी जो पिछला 21-22 का हमारा ऋण है, डेट है, 2,23,000 करोड़ है, जबकि 2,25,000 करोड़ बनता है। 25% से वो भी नीचे है। अब ये बात कोई नहीं बोलेगा कि जब हुड्डा सरकार छोड़ के गए थे उस समय वो जीडीपी 4,23,000 करोड़ था, अब वो 9 लाख करोड़ हो गया। अगर 4,23,000 करोड़ के नाते से उनको परमिशन थी तो वो 1,06,000 करोड़ रुपया ही ले सकते थे, इससे ज़्यादा वो ले नहीं सकते थे। हमें चूँकि वो हमें एक कुशन मिला है कि हमारी जीडीपी बढ़ी है तो हम उसका लोन ले सकते हैं। जितनी लोन की परमिशन है उतना स्टेट सब लेती हैं, लेना ही चाहिए। उससे नीचे रहेंगे तो लोग आलोचना यही लोग करेंगे कि आप लोग विकास नहीं कर रहे। जहाँ तक 3 गुना की बात करते हैं उसमें एक झूठ इनका वो मैं उजागर करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, आज भी करता हूँ। जब ये छोड़ के गए थे तो 71,000 करोड़ रुपए का डेट था और 71,000 करोड़ के बाद पावर डिपार्टमेंट का एक 30,000 करोड़ रुपया और था। दोनों मिला के 1,01,000 करोड़ होता है। हमने आने के बाद पावर का, क्योंकि सेंट्रल योजना बनी कि पावर को, यूटिलिटीज को अगर आपने खड़ा करना है, डेट से बाहर निकालना है, इसके सब ऋण स्टेट को लेने पड़ेंगे। हमने आते ही 27,000 करोड़ रुपया उसी साल में 2016 में या 17 में वो कन्वर्ट करके स्टेट के डेट में लाए। अगर उस 27,000 करोड़ रुपया मैं जोड़ देता हूँ तो इट बिकम्स 98,000 करोड़। 98,000 करोड़ को जब ये बताते हैं, ये कहते हैं हमारा तो 70,000 करोड़ था और आज ये 2,10,000 इन 3 गुना हो गया। तो 98,000 का आज 2,23,000 है। वो इसलिए है कि हमने जीडीपी अपनी बढ़ाई है। हमारी जीडीपी और इनकी जीडीपी, उसका अंतर अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ध्यान में आएगा कि ऋण की जो हमारी लिमिट्स हैं, वी आर विद इन लिमिट्स, हम उसको क्रॉस नहीं किया। और अगर जीडीपी हमारी तेजी से बढ़ रही है तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। खट्टर जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ और ये आम आदमी की इस पर बहुत पैनी नजर है और आपने इसका हल्के से मेंशन भी किया था कि ये आपके लिए एक चैलेंजिंग पीरियड था। चैलेंजिंग? आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। गुरमीत राम रहीम जी जब निकलते हैं जेल से साल में 3 बार, कभी 30 दिन, कभी 22 दिन, कभी 21 दिन, और ये ऐसा होता है लगभग हर चुनाव से पहले होता है। कभी कोई बाई इलेक्शन, कभी पंचायत इलेक्शन, इस तरह उनका निकलना होता है और अब भी जनवरी में वो 40 दिन के लिए बाहर है। क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर एक मजाक बन के रह गया है कि इस तरह के संगीन जुर्मों वाले लोग बाहर आए और पैरोल पर जब आते हैं, मंत्री जाते हैं उनके सत्संग सुनने के लिए? ये क्या मैसेज देता है आम आदमी को? देखिए नवका जी, इसमें हमारा कोई प्रत्यक्ष रोल कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है, जेल मैनुअल जो है ये एक कानून सम्मत सब बने हुए हैं और कानून सम्मत जो जेल मैनुअल्स हैं उसमें कोई एक कैदी है, उसको वो कब पैरोल ले सकता है, कब नहीं ले सकता है, कितनी ले सकता है, लेने से पहले क्या क्या कंडीशंस वो पूरी करता है, और उसके बाद वो लोग केवल सरकार से, पुलिस से तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में पूछते हैं
कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के बारे में सरकार का क्या कहना है, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट का क्या कहना है। उनकी पैरोल 2 साल से जब से हो रही है, पहले तो एक लिमिट है उनकी, शायद मुझे ध्यान जहाँ तक आ रहा है, मुझे जो बताया गया कि 1 साल में कोई भी एक कैदी 60 दिन की पैरोल ले सकता है। वो 1 बार करके ले, वो 2 बार करके ले, वो 3 बार करके ले। पहले भी आखिर हमारे ओम प्रकाश चौटाला कितने ही साल की पैरोल चलती रही है उनकी, वो इकट्ठे करते रहे और बाद में उन्होंने पैरोल ली है। इन्होंने भी अपनी पैरोल के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करते समय जब इनको पैरोल सैंक्शन जेल अथॉरिटीज ने की है, उन्होंने पूछा था और यही पूछा था कि इनकी इच्छा थी मैं सिरसा में और मैं चला जाऊं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा देखिए सिरसा में इसलिए कि उनका एक जो अपना सेंटर है, उस सेंटर पर शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ खराब होने की शंका बन सकती है, संभावना हो सकती है। तो ये कहा कि अगर पैरोल ये लेकर के जाते हैं तो किसी दूसरी स्टेट में अगर इनकी इच्छा करती है तो ये जा सकते हैं। उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश सरकार से, इन्होंने कहा मुझे उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन ली। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई समस्या ऐसी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश के किसी आश्रम में गए, शायद 20 दिन 25 दिन रह करके आ गए। ये किसी भी कैदी का अधिकार, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं तो कल को मानवाधिकार वाले कहेंगे कि उसका जब अधिकार था उसको क्यों नहीं मिली। कैदी जितने भी हैं पैरोल जब आते हैं तो सबको पैरोल मिलती है। उनका कंडक्ट कैसा रहा है, वो जेल में व्यवहार कैसा है, वो एक मैनुअल बना हुआ है। उस मैनुअल के हिसाब से हम कोई फेवर नहीं करते, हम किसी का गेस्ट नहीं है कोई भी। लेकिन गृह मंत्रालय, सेंटर के गृह मंत्रालय ने 2020 में सारे ही राज्यों को एक चिट्ठी लिखी थी कि किसी भी कैदी के लिए पैरोल लेना एक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, यानी कि इस पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन हो सकती है। और डिस्क्रिशन किस बात की? डिस्क्रिशन जुर्मों के हिसाब से, जिस तरह के जुर्म है और जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया था, चॉपर लाए गए थे, गाड़ियों की एक पूरी कैवलकेड थी उनको ले जाने के लिए। आज भी पैरोल पे बाहर आते हैं तो मंत्री जाते हैं वहां सत्संग में माथा टेक कर आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि एक चीज होती है कानून और एक चीज होती है प्रोप्राइटी। आप सरकार में हैं, प्रोप्राइटी क्या कहती है? देखिए प्रोप्राइटी जहाँ तक है, हमें किसी के भी इंडिविजुअल के सिस्टम में जाने का हमको कोई समझते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की किसी के प्रति कोई श्रद्धा हो सकती है, किसी के विरोध में किसी का विचार हो सकता है। कॉन्विक्ट के केस में भी मैंने बताया वो भी कानून के अंतर्गत रह करके सारी चीजें होती हैं। कन्विक्ट जो है उस कन्विक्ट की श्रेणियां होती हैं, अलग अलग श्रेणियों में वो कन्विक्ट कैसा कन्विक्ट है, क्या रेपिस्ट। मेरा कहना है कि ये विषय कानून जानता है, इस विषय में मेरा कोई रोल नहीं है, ना मुझे इसका कोई आपका अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स पर भी कंट्रोल नहीं है, मेयर्स पर कंट्रोल नहीं। ये हमारा सरकारी प्रावधान के अंतर्गत ये विषय आता ही नहीं है। जेल का एक मैनुअल जैसे बताया, हमें तो जब उनकी पैरोल होती है उसके बाद ही पता लगता है कि पैरोल मंजूर हो गई है उनकी। नहीं, लेकिन पैरोल के बाद अगर मंत्री जाते हैं सत्संग में तो ये क्या मैसेज भेजता है? कोई किसी का सत्संग सुनता है, उस सत्संग में अगर कोई विरोध की बात होगी तो शायद हम किसी को कहेंगे। हमने सत्संग में जब उनको यानी उन्होंने सुना होगा, कोई किसी ने ये नहीं बताया कि सत्संग में उन्होंने कोई सरकार को गाली दी है या सत्संग में उन्होंने कोई देश विरोधी बात की है। ऐसा कोई विषय अगर कभी आया तो रेपिस्ट बैठकर सत्संग कर सकते हैं, लोग अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं और साथ में आप कहेंगे कि हम महिलाओं का बहुत चिंता करते हैं। एक व्यक्ति, देखिए आज का विषय नहीं है, पुराना विषय। कोर्ट ने उसको सजा दी है और सजा दी तो सजा उसको भुगतनी ही होगी, सजा भुगत रहा है। किसी का भी दोष इतना होता है उसकी सजा कोर्ट देता है, सरकार नहीं देती है। इसलिए कोर्ट ने अगर कुछ किया हुआ उसकी पालना निश्चित होगी, हम भी करेंगे, कोई भी सरकार हो करनी ही पड़ेगी। लेकिन किसी के प्रति कोई ऐसा किसी का अधिकार है, उस अधिकार को छीनना हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर इसमें भी किसी को लगता है कि गलत हुआ है, व्यक्ति को चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सब कुछ है कि इसको क्यों मिल रही है पैरोल। वो जो जेल के अधिकारी है वो अपने आप जवाब देंगे, अंदर जाएंगे वो भी। तो वो बात तो चलिए कोई कोर्ट लेके जाएगा, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक प्रचारक रह चुके हैं। मैं आपसे एक महिला होने के नाते ये सवाल पूछती हूँ कि एक आदमी जिस पर रेप का चार्ज हो और वो सजा हो गई ना, सजा हो गई और वो बैठ के सत्संग करे और मंत्रीगण, ये मैंने बताया हमारे यहाँ संविधान में भी सब प्रकार की हर किसी को आजादी बोलने की मिली हुई है। और वो अगर बोलता है, मानो वो कहीं जेल के अंदर से भी बोलता है, वो कहीं किसी एक जगह से बोलता है कोई आदमी और लोग सुनते हैं, तो उसका मैं और आप क्या कर सकते हैं? कोई अपराधी भी कोई बात बोल नहीं सकता, ये कहीं रोक लगी हुई है कहीं अपने संविधान में? मुझे तो नहीं लगता कहीं लगी हुई है। और सुनने वाला सुनेगा,
मैंने तो सुना नहीं है, और न ही हमने सरकार का कोई उसका कार्यक्रम कराया है। हमने कोई कार्यक्रम नहीं कराया। और मंत्री जाएं तो आप उनको रोक नहीं सकते? नहीं कोई, क्योंकि उसमें अगर प्रवचन में हमको लगता है कि वो गलत प्रचार वो कर रहे हैं, व्यवहार गलत कर रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा है, इसमें क्या कुछ नहीं कर सकता। बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया था वो इसीलिए चलाया था कि हरियाणा को बेटी मारने वाला एक प्रदेश माना जाता था, और जेंडर रेशो हमारी 850 के आसपास आ गई थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, जैसे मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला अगर कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के लिए आयोजन योजना की, और उन्होंने कहा कि हरियाणा की ये जो कलंक है ये हटाना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। वो स्वयं आकर के उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लॉन्च किया पानीपत से, और आज स्थिति यह है कि 923 हमारी जेंडर रेशो एट बर्थ हो गई है। हमें इस बात की खुशी है कि हमने 2000 के पीछे यानी 35 बेटियों को बचाया है, 40 बेटियों को बचाया है, बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन खट्टर जी, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन हो, चाहे वो आपके कैबिनेट में कुछ लोगों के ऊपर आरोप हो, महिलाओं को लेकर मुद्दे उठे हैं। मैं आपसे आज एज चीफ मिनिस्टर नहीं, आप इस देश के एक नागरिक हैं। इस देश में आप जिस उम्र पर हैं, बहुत सी बच्चियां आपकी तरफ देखकर ये उम्मीद लगाएंगी कि उनके साथ कहीं ना कहीं उनके सिर पर पिता समान किसी का साया है। उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं? ऐसे जब भी मुद्दे उठते हैं हम उनको छुपाते नहीं, दबाते नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सारा रास्ता बनाते हैं। जहाँ तक मंत्री का विषय आया है, अब मंत्री के विषय में जो भी शिकायत की गई है, पहली बात तो वो घटना चंडीगढ़ की है, हरियाणा की नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, और हमने तो हरियाणा के पुलिस को भी कहा है कि कोई ऐसा गलत कोई तथ्य अपने सामने मानो आता है, पहले बिना किसी इस घटना के भी तो कोई विषय ध्यान में आ सकता है, तो उन सब बातों को भी अगर कोई हम चंडीगढ़ पुलिस का सहयोग कर सकते तो हम करें। जहाँ तक ये फेडरेशन का विषय है, ये चूँकि हमारे दायरे में भी नहीं है और ना हमको इसकी जानकारी है। ये एक केंद्र के साथ उन लोगों ने टेकअप किया, दिल्ली में एक धरना हुआ, बाद में केंद्र सरकार के साथ ऐसे सब ग्रुप जो थे खिलाड़ियों के, उनकी बैठ के बातचीत हुई। इंक्वायरी के लिए टीम उन्होंने गठित कर दी है। इंक्वायरी होगी, उसका एक समयबद्ध तरीके से इंक्वायरी में से अगर कुछ निकल करके आएगा तो निश्चित रूप से सरकार ज़रूर, मेरा भरोसा है पूरा कि सरकार ज़रूर संज्ञान लेगी। मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ किसानों के मुद्दे का। लगभग 1 साल किसानों के मुद्दे पर, किसान कानून पर धरना प्रदर्शन चलता रहा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि पहले तो आपको वो शायद कानून लाने नहीं चाहिए थे, आपकी पार्टी को लाए तो उन पर अड़े रहना चाहिए था। लेकिन 1 साल प्रदर्शन, धरना, कई किसानों की जान जाने के बाद वो जब कानून वापस ले लिए गए, एक तरफ तो वो नजर आता है कि कहीं ना कहीं आपने इसका ठीक से आकलन नहीं किया था, और दूसरी तरफ लोग सड़कों को ब्लॉक करके बैठे रहे, महीने दर महीने ट्रैफिक और आने जाने वाले लोग, वहां रहने वाले लोगों को इतनी तकलीफें होती रहीं। ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? क्या हम वोट बैंक के इतने ज्यादा वोट बैंक के अंदर दबे हुए हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर या किसी भी कानून पर डटे नहीं रह सकते? नाविका जी, देखिए, हम हर बात को कभी भी वोट के हिसाब से नहीं सोचते हैं। हम इस देश के जनता को कैसे सुख पहुंचे, उनका जीवन कैसे सरल बने, ये हमेशा केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हमेशा यही एक सोचने का तरीका रहा, यही काम करने का तरीका रहा। वही हमारा प्रदेश में भी है। हम मानते हैं कि हमारा एक प्रदेश, जो देश है, इसकी जनता एक परिवार है। प्रदेश की जनता वो मेरे लिए एक परिवार है। कभी कभी कोई काम ऐसा अच्छा किया जाए और सामने अगर कुछ लोगों को कुछ या एक साइजेबल जो चंक है उनको पसंद नहीं आता है, पहले तो कोशिश होती है उनको समझाने की, समझाया जाए। समझाने की एक सीमा होती है, नहीं समझता, सामने वाला नहीं समझता, तो कई बार हमको भी एक स्टेप बैकवर्ड लेना पड़ता है। इसको सक्सेसफुल रिट्रीट कहते हैं। हमने लोगों को समझाने के लिए जो कदम उठाए, शायद वो इस समय नहीं समझ पाए, आगे हो सकता है फिर समझें। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों की आय मुझे डबल करनी है।
डबल आय करने के नाते से कुछ ऐसी टेक्निक आज के युग में, जैसा आर्थिक युग और जैसा टेक्निक का युग हो गया है, किसान को भी बाजार के साथ जोड़ा जाए। और किसान को बाजार के साथ जोड़ने के लिए वो 3 एक्ट बनाए। अब उस 3 एक्ट की डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बाद कुछ लोग बहकाने वाले ऐसे भी थे कि नहीं, ये कानून तो आपके खिलाफ हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ पॉलिटिकल विचारधारा भी चलती है, तो उस पॉलिटिकल विचारधारा में वो किसान, और किसान में भी एक साइबल चंक है, कोई सारे किसान उसमें आए ऐसा नहीं है, लेकिन लीडरशिप देने में तो एक आध जो वर्ग है किसान का, कोई यूनियन है, कोई और है, तो जब वो चीज़ को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाता है तो कुछ लोग आएंगे ही। और उसमें संयोग ऐसा है कि हरियाणा का किसान उतना ज़्यादा नहीं था, पंजाब का किसान ज़्यादा था, लेकिन अखाड़ा हरियाणा बन गया। अब हरियाणा अखाड़ा बना है, हम अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, एक सीमा से आगे जाकर के एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। अंततः फिर प्रधानमंत्री जी को यही अच्छा लगा कि भाई जब वो नहीं समझा पाए हैं किसानों को, उस प्रकार की सारी बात हमारी सरकार के पूरे पतन होने के बाद भी नहीं समझ पाए किसान, तो विड्रा करना चाहिए। विड्रा करने के बाद शांति हुई है, लेकिन वो विषय पीछे रह गए ऐसा नहीं है। आज भी किसान की आय कैसे बढ़े, कैसे डबल हो, भिन्न भिन्न तरीके हम लगे हैं, उसको आज भी करेंगे। किसान हमारे परिवार का आदमी है। सड़कों पर इतनी देर जो लोग बैठे रहे, महीनों दर महीने, बल्कि 1 साल तक ये पूरा एजिटेशन चलता रहा, क्या ये सही था? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अनुकूल था? हमारा संविधान किसी को भी अपनी बात कहने के लिए एक सीमा तक अनुमति देता है, लेकिन पब्लिक को परेशान करने की अनुमति नहीं देता। प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो एक सीमा तक वो देता है, रामलीला ग्राउंड में या किसी निर्धारित जगह पर, सड़कों पर नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक सीमा में अगर एक सीमा तोड़ी है उन्होंने, तो भी अपने लोगों समझाने का प्रयत्न हमने बहुत किया। कितने वार्तालाप, कितने डायलॉग चले, उस वार्तालाप में लगातार करते करते आखिर एक सीमा के बाद यही तो किया प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है भाई अगर नहीं मानते हो तो हम ही विड्रा करते, तो विड्रा करके वो चले गए। तो एक सीमा हर एक चीज की होती है, वो सीमा यही थी कि हम एक्शन नहीं लेंगे। आखिर अपना परिवार है, अपने परिवार में कोई भी बालक, छोटा बड़ा, नौजवान, कोई बिगड़ैल हो जाए तो उसका इलाज ऐसा तो नहीं कि हर किसी की पिटाई की जाए, समझाना पड़ता है। नहीं समझाया, छोटी मोटी डिमांड है उसकी पूरी करनी पड़ती है, कर दिया, ठीक है, आगे चल के ठीक करेंगे। तो यानी कि ये कानून दोबारा लौट कर वापस आएंगे? ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसान की आय डबल होगी ये तो निश्चित है। उसके लिए ये कानून नहीं तो कोई और तरीके हम कर भी रहे हैं और आगे करेंगे। किसानों के लिए इतनी सुविधाएं पैदा कर रहे हैं, उनको उनके जो फसल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको रेट कैसे अच्छे मिले, एमएसपी लागू करना। हरियाणा 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है, जो नहीं खरीद पाते हैं उसकी हम भरपाई, मेरा यानी भावांतर भरपाई योजना ये देते हैं। किसान को कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाए तो वो पैसा तुरंत देते हैं। किसान को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया बिना कुछ लिए हुए हर किसान के घर में पहुंचता है। तो ये सारे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हैं। किसान का खेती के अलावा और कितने ही काम, फिशरी है, डेयरी है, फिर हमारा मधुमक्खी पालन है, कितने ही ऐसे काम हैं जो किसानों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उसकी आय बढ़े। तो खट्टर जी, किसान आंदोलन के दौरान कितने मुकदमे दर्ज किए थे, वो सारे मुकदमे शायद वापस ले लिए गए। क्या ये एक स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छी बात थी? और इसके अलावा गन्ने के भाव को लेकर आज भी किसान किसी न किसी तरीके से सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं सरकार पर, यानी कि दिक्कतें अब भी चल रही हैं इतना कुछ करने के बावजूद। देखिए, हमारा जो किसान वर्ग है उसकी तो समस्याएं, कठिनाइयाँ हमेशा होती हैं, कोई ना कोई नई होती हैं, और जो नई समस्याएं होती हैं वो उजागर करते हैं, और वो जब सामने आते हैं तो हम भी उसमें जो सहयोग करना होता करते हैं। कभी कभी एक सीमा से ज़्यादा किसी की मांग होती है, उसमें बीच बचाव में कोई समझौता भी करना पड़ता है। जहाँ तक गन्ने का भाव है, अब गन्ने का भाव हमेशा हरियाणा का पूरे देश के अंदर सब स्टेट से ज़्यादा रहा है। 362 रुपये तक हम ज़्यादा थे। अचानक पिछली बार, अब क्या सोच के किया पंजाब के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंजाब पड़ोसी प्रदेश है, उन्होंने एकदम 20 रुपये बढ़ा दिए, जो कि बढ़ाना बनता नहीं था। इसलिए नहीं बनता था कि चीनी के रेट पिछले 7 साल में, 8 साल में जिस गति से बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़े हैं। 2012 में ये चीनी के रेट 33 रुपये प्रति टन क्विंटल था, और बाद में घटे, ये लगभग 29 रुपये मेरे आ गए। 2900 से आज 3450 रुपया है। तो 3300, 2900, 3450, इसमें चीनी का रेट बढ़ा नहीं। हर 100 रुपये चीनी के ऊपर हम 10 रुपया गन्ने का रेट बढ़ाते हैं।
तो उस समय जब कांग्रेस थी उस समय महंगाई इस दर बढ़ रही थी, चीनी के रेट भी इस दर बढ़ रहे थे। चीनी के रेट 1400 से लेकर के और ये 3300 तक हो गए, यानी 1900 रुपया, मोर देन डबल ये चीनी के रेट बढ़े हैं हमारे देश में उन 10 सालों में। और इन 8 सालों में वही रेट 200 रुपया, 8 सालों में 200 रुपया बढ़ा है। पर महंगाई तो अब भी बहुत है और विपक्ष का आरोप भी है। वो आरोप होता रहे, महंगाई अगर होती है आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं महंगाई का आपको बताता हूँ, दर बताता हूँ। आखिर महंगाई का मापने का एक सूचक होता है, एक तंत्र होता है, और देश में सारे लोग को ये सरकार नहीं नापती है, बाकी जो वैज्ञानिक है, बाकी जो व्यवस्था है वो नापते हैं। महंगाई में हम सरकारी कर्मचारी जो लोग होते हैं उनको पता है कि जो ये जो दर होती है डीए जो उनकी सैलरी के साथ जोड़ा जाता है, हर महीने, हर 6 महीने बाद जुड़ता है, और ये 10 साल के लिए लगातार बढ़ता रहता। 10 साल के बाद उसको इक्वलाइज करके एक नया स्लैब लाते हैं। 2006 में स्लैब आया, 2016 में आया, उससे पहले 1996 में आया था, हर 10 साल बाद। अब 2026 में फिर आएगा। तो 2006 में जब स्लैब आया था और उसके बाद लगातार हर साल 2 बार ये डीए बढ़ते बढ़ते 2013 जनवरी में ये हो गया था 80%। कितना? 80%, 6 से 13। और कोरस्पॉन्डिंगली 16 से 2023 उतने ही साल, 16 में जो आया था वहां से 0 से शुरू हुआ था, आज 2023 जनवरी ये हुआ 42%, लगभग आधा। उस समय 80%, अब 42%। तो मुझे बताइए महंगाई उस समय ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? अब शोर करने में तो करते रहो। अब ये ठीक है, कोई एक चीज कभी थोड़ा सा ज्यादा महंगी होगी, दूसरी सस्ती हो जाएगी। अब मैंने चीनी का उदाहरण दिया। चीनी 2012 के अंदर 33 रुपया थी, फिर 28-29 रुपये आई, अब 34 रुपया है। 2900 से भी मान लें 3400 में कितना, 20% भी नहीं बढ़ा। और उस पिछले 10 साल में जो कांग्रेस के टाइम में 1500 से और 3300 हो गया, मोर देन डबल। तो ये चीजें जो होती हैं ये जनता को पता होती है। तो इसलिए आपको लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, पहले लोकसभा के फिर राज्य के चुनाव भी आएंगे, आपको लगता है ये मुद्दे जो हैं ये एंटी इनकम्बेंसी में आपको परेशान करेंगे? चाहे वो आप देख लीजिए शिक्षकों की कमी है, स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, MBBS के स्टूडेंट बॉन्ड्स स्कीम को लेकर आपके खिलाफ है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर कहीं ना कहीं विरोध चल रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुद्दे क्या एंटी इनकम्बेंसी से आपको चिंता है? 2024 के चुनाव लगभग सर पर खड़े हैं, सारी पार्टियों ने राजनीति भी बढ़ा दी है और उसके साथ आपकी पार्टी को काम करना भी पड़ेगा। 10 सीटें अमित शाह जी कहते हैं कि हरियाणा से आएंगी, तो अलायंस पार्टनर कहां जाएंगे कि ये अलायंस पार्टनरशिप के साथ 10 सीटें आपको आएंगी? और इन मुद्दों का क्या? इतनी सारी बातें कह दी आपने, एक ही मालूम नहीं कितने प्रश्न आपने जोड़ दिए। लेकिन मैं आपको सब बातों के बारे में बता सकता हूँ। पहली बात तो है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी हमारे सरकार के खिलाफ नहीं है। हम अभी पंचायतों के चुनाव लड़के आए हैं। जिला परिषद के अंदर 22 जिला परिषद चेयर बने से 17 बीजेपी के बने हैं। अभी एक ऐसा है जो चुनाव हुआ नहीं है, 22 में से 21 हो गए हैं, और 3 या 4 हमारे वो भी साथी जेजेपी के आए हैं, कांग्रेस का एक भी नहीं आया है। तो इस नाते से एक आगे लोकसभा चुनाव से पहले हमारे 8 कारपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, वो भी हमारे लिए एक मापदंड होगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं। और मुझे लगता है हम 8 के 8 पहले भी हमारे पास हैं, आगे भी हम जीतेंगे, लोकसभा भी सब 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा में फिर से हम सरकार बनाएंगे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारे मुद्दे जो आपने गिनाए, ये कौन? विपक्ष के लोग गिनाते हैं। मैं एक बात पहले बताना और रह गई जो मैं बताऊंगा, ये जो बेरोजगारी का इतना ढोल पीटते हैं ना, ये क्यों पीटते हैं? इनके कुछ ऐसे लोग जो दलालियां करते थे, कमीशन खाते थे, मैं जिनको कहता हूँ धौल कपड़ी है, यानी सफ़ेद कपड़े पहनना और इनके साथ लोगों को ले जाना, किसी से गाड़ी का तेल डलवाना, किसी से पैसे मांगना, किसी से भ्रष्टाचार की कमीशनें खाना। और ये सब लोग भरे रहते थे चंडीगढ़ में। 6th फ्लोर, हमारा 4th फ्लोर CM का जो ऑफिस है, भरा रहता था बिल्कुल। अब हमने सारे सिस्टम ऐसे कर दिए कि घर बैठे आपका काम होगा, किसी को कोई दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। आज टेक्निक इतनी बढ़िया हो गई है
कहीं अपने ब्लॉक में, जिले में, वहीं अपना काम बता दो, चंडीगढ़ होना कहीं होना, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। हमने परिवार पहचान पत्र बनाए। राशन कार्ड 2011 के बाद 12 लाख नए राशन कार्ड अभी पिछले 25 दिसंबर को बनाए हमने, 1-2 महीने हुए। कल ही मेरी उनसे लगभग यानी 700-800 लोग टेलीफोन से मेरी कॉल थी, उनसे जुड़े हुए थे, सब प्रसन्न थे। अभी हमने बीमारी के नाते से जैसे बताया कि आयुष्मान भारत, उसके बाद हमने चिरायु हरियाणा, इसके अंदर 14 लोग परिवार वो बढ़ गए हैं। लोगों के मकान यानी अपने बने हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ उनके पास नहीं होती थी, गांव के अंदर मालिक नहीं कहलाते थे, हमने उसकी जो स्वामित्व योजना बना करके सबकी रजिस्ट्रियाँ करा दी, आज से तुम मालिक हो गए। किसान को पानी जो है पहुंचता नहीं था, टेल तक हमने पानी पहुंचा दिया। ये तो तकलीफ उनको हुई कि वो जो सारे लोग थे उनके बेरोजगार हो गए, जो धंधा पानी करते थे वो जाके इनके कान में फूंक मारते हैं, हम बेरोजगार, हम बेरोजगार। इनमें से लगता है कि वाह, CMI की 34% बेरोजगारी, बेरोजगारी तो उनकी हो गई और उनको रोजगार वो वाला तो मिलने वाला। लेकिन भारत तो जुड़ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का तो प्रभु उनको सही सलामत रखे, लंबी आयु दे। और जब तक हमारे ये साथी राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, इसी प्रकार से निकलते रहेंगे तो मोदी जी का काम बहुत आसान हो जाएगा, चिंता मत करिए। जो आदमी ये कहता हमारे हरियाणा में जाके कि जिसको आप देख रहे हैं राहुल गांधी नहीं है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया, अब जो देख रहे हैं ना ये राहुल गांधी नहीं है, मार दिया उसको। अब क्या तो ये आध्यात्मिकता है, क्या उसके पीछे उसकी सोच है, थ्योरी है? अगर ऐसी आध्यात्मिक बातें करनी है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए उनको क्यों आगे आना है? ऐसा काम करने वाले तो और बहुत स्थान है जहाँ जाके करें। वो कहते हैं कि भी ये बीजेपी वाले कभी भी क्या वो सियाराम नहीं बोलते, ये क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ नारे उन्होंने लगाए, जय सियाराम नहीं बोलते, ये क्या, जो भी खैर। तो ऐसे नारों के भ्रम में कि मैं पूजा पाठ के विरोध में हूँ, और फिर जाकर के पूजा करने के लिए ब्रह्म स्वरूप पहुँच जाते हैं, जाके पूजा करते हैं। तो इनके कथनी में करने में कहीं कोई तालमेल नहीं है। और इवन कांग्रेस के हमारे जो अच्छे अच्छे मित्र कभी कभी मिल जाते हैं, वो कहेंगे इनके रहते हुए आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता नहीं है आपको। तो बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिन्होंने हवा में ही उड़ाते हैं। हवा में उड़ाई हुई चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। आपने कहा मेडिकल कॉलेज, अब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हमने ठीक है बॉन्ड के लिए हमने कहा भी 5 साल आपको हरियाणा सरकार में नौकरी करनी होगी, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के जाएगा, क्योंकि वहाँ फीस बहुत कम होती है। 80,000 रुपये की फीस हम लेते हैं सालाना, और प्राइवेट में तो आज भी 12 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपये साल की फीस होती है, तो 60-70 लाख रुपये लगता है। हमने कहा 5 साल आप नौकरी करो, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, वो जो फीस ली है वही ली जाएगी। लेकिन हाँ, यदि 5 साल से पहले अगर आप सरकारी नौकरी छोड़ के जाओगे तो फीस का एक पोर्शन आपको देना होगा। बिल्कुल नौकरी नहीं करोगे तो आपको पहले 40 लाख कहा था, फिर 30 लाख दे, 30 लाख। उसमें धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि हाँ भी 5 साल नौकरी करनी है। हमने तो यहाँ तक कि दिया किसी को नौकरी न मिले उसको भी आउटसोर्सिंग पर हम रख लेंगे, हम बेरोजगार किसी को नहीं रहने देंगे, डॉक्टर को किसी को भी। अब धीरे धीरे स्थिति जब बनी तो मेरे पास आकर के धन्यवाद कर गए, और धन्यवाद करने के बाद हम कहा जी आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी से हरियाणा की सेवा हो पाएगी और हम हरियाणा में नौकरी करेंगे। नौकरी करेंगे तो कोई पैसा उनका नहीं लिया जाएगा, सॉल्यूशन। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमने भी ग्रामीण विकास में ये कह दिया कि जितनी व्यवस्था होगी, विकास के काम होंगे, सब टेंडरिंग से होंगे, ई टेंडरिंग से। ये कांग्रेस वालों ने बहका दिया उनको कि अगर ई टेंडरिंग से होगे तो फिर आपको जो अभी तक कैश अपने हाथ में आता था, लोगों से काम कराते थे, उसका क्या करोगे, नहीं मिलेगा। अब इस पर बहस में छिड़ गए। आज जो लोग ठीक आदमी हैं वो काम करने लग गए हैं, जो ठीक नहीं है आज भी कहीं ना कहीं झंडा उठा के खड़े हैं। वो कहता है ठीक है, जो काम करेगा पैसा उनको चला जाएगा, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा। अब ये चीज़ें स्टैंड लेना पड़ता है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, विकास कराना है। और इसमें ठीक है कि कोई गलती हमारे से हो सकती है, लेकिन हम गलत नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही। मेलाफाइड इंटेंशन से कुछ काम नहीं होगा, बोनाफाइड गलती हो सकती है, मेलाफाइड गलती नहीं हो सकती, ये हमारी गारंटी है। खट्टर जी, चुनाव का वक्त आ रहा है, बजट भी आ रहा है, सवाल और पूछने होंगे और सवाल उठते भी रहेंगे। हम आपसे आपके सारे जवाबों को सुनकर समझते हैं कि ये जो पब्लिक है ये समझ रही होगी कि कौन कितने पानी में है, लेकिन जनता के सवाल लेकर हम फिर से चाहेंगे कि आप हमें समय दें। चुनाव के वक्त
हम फिर आपको टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर लाने के लिए आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे। आज हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नाविका जी। ज़रूर मैं, आप जब भी कहेंगे मैं ज़रूर समय निकाल करके और आपके यहाँ स्टूडियो में यहाँ जो भी सवाल जनता के होंगे मैं निश्चित रूप से उनका उत्तर दूंगा। थैंक